President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. मैं कोमल रवजी छेड़ा, मूल रूप से मेरा जन्म मध्य प्रदेश के करेली नामक कस्बे में हुआ। मेरा शिक्षण भी वहीं हुआ। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में काम करने लगा। आगे बढ़ के वहाँ मुख्य शिक्षक और कार्यवाहक की जवाबदारी मेरे को मिली। वह 1972-73 का समय था और उस समय जनसंघ नामक राजनीतिक दल काम करता था। कांग्रेस का वर्चस्व था, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी भी बहुत सक्रिय थी और उस हिसाब से जनसंघ का ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे जब हम लोग शाला में पढ़ते थे तब से हमने अपनी टीम बनाना शुरू किया और संघ के जो भी स्वयंसेवक थे सबने मिलके एक स्थानिक संस्था भी बनाई। वहाँ पर जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब छात्र आंदोलन में सक्रिय रहा और छात्र आंदोलन करते हुए हमने बहुत से शासन के विरोध में आंदोलन किए और इस तरह से पूरे जिले में एक छात्र संघ की शुरुआत हुई। 1974 में वहाँ स्थानीय नगर पालिका का चुनाव हुआ और उसमें कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे एक वार्ड से उम्मीदवारी दी गई। मैं उस वार्ड से, जहाँ से 22 साल से कांग्रेस का नगर सेवक चुना जाता था, मैं उसको हरा के 21 साल की उम्र में वहाँ पर चुना गया और उसके बाद कम से कम 3-4 महीने गजट में ये सब इलेक्शन के प्रकाशन नहीं हुआ। 1975 फरवरी में जब प्रकाशन हुआ तो मुझे नगर पालिका का उपाध्यक्ष चुना गया। कॉलेज में पढ़ता था। बचपन में पिताजी की मृत्यु होने के कारण घर की भी जवाबदारी थी और साथ साथ में संघ का कार्य, सामाजिक कार्य, ये सब चलते थे। उसी समय जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन भी प्रारंभ हो चुका था। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था और गुजरात में सरकार बदली थी। पूरे देश में जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के कारण सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारे के साथ हम लोग सब बहुत सक्रिय हो गए। जब यह आंदोलन तीव्रता पकड़ रहा था उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंदिरा जी के विरुद्ध में आया और इंदिरा जी का जो लोकसभा का चुनाव था वो रद्द बातल कर दिया गया। पूरे देश में उसके संबंध में जोरदार आंदोलन चले कि इंदिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए, परंतु इंदिरा जी ने इस्तीफा नहीं दिया और 25 जून को जब ये पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, उन्होंने आपातकाल, इसको इमरजेंसी कहते हैं अथवा यहाँ पर महाराष्ट्र में आनी बाणी के रूप में जाना जाता है, उसको लागू कर दिया और उसको लागू करते ही पूरे देश में लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पाबंदी आ गई। कोई भी मुक्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता था। परिस्थिति ये हुई कि 25 जून की 1975 की रात में जब इमरजेंसी लागू की गई तो दूसरे दिन समाचार पत्रों ने ब्लैकआउट किया और वो खबर तो वो छाप नहीं सकते थे। पूरे पेज भी बहुत से समाचार पत्रों ने निकाले। रातों रात पूरे देश में विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। हमारे यहाँ भी जो हम लोग सब थे, हमारे ऊपर वारंट आ गए। मेरे 2 साथियों को पुलिस ने मीसा के अंदर 26 तारीख को गिरफ्तार किया।
हमारे ऊपर भी वारंट थे, तो हमने अंडरग्राउंड होकर तुरंत पूरे नगर में उस समय दीवालों पर नारे लिखे जाते थे, पोस्टरों पर हाथ से लिख के पोस्टर लगाए जाते थे, ये सब लगाए और दूसरे दिन सवेरे अपने सब साथियों को लेकर हमने एक नगर में जुलूस निकाला और जुलूस जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा पुलिस उस पर टूट पड़ी, सबको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। मैं उसमें से बचकर भाग निकला और पुलिस मेरे पीछे पड़ी, परंतु मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकी। उस समय मैं नगर के बाहर निकल गया। लगभग 3 महीने तक मैं अंडरग्राउंड रहा और अंडरग्राउंड सब जो आपातकाल के विरोध की गतिविधियां थी वो करता रहा। उसके बीच में जब मैं अंडरग्राउंड में था तब परिस्थिति इतनी भयावह थी कि सब होटलों में लिखा जाता था, बोर्ड लगे रहते थे कि यहाँ पर राजनीतिक बात करना मना है। कहीं भी कोई राजनीतिक चर्चा भी करने को तैयार नहीं था। मैं जब दूसरे जबलपुर और दूसरे शहरों में अंडरग्राउंड कहीं रास्ते पर किसी को, मेरे गांव के लोगों को मिलता तो वो दूर से भाग जाते कि मेरे साथ अगर दिख जाएंगे तो शायद उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरह से इतनी भयावह परिस्थिति पूरे देश में थी कि कोई भी चू नहीं कर सकता था। और ऐसी परिस्थिति में जब मैंने सरेंडर किया तो नरसिंहपुर जेल में भेज दिया गया। मेरे साथी वहाँ पर पहले से गिरफ्तार थे और मीसा के अंदर सब लोग वहाँ रह रहे थे जेल में। जेल में जब गया तो वहाँ की परिस्थिति बहुत भयावह थी। खाने को बहुत एकदम चालू खाना मिलता था, किसी को अच्छा लगे कि नहीं लगे ज़बरदस्ती खाना पड़ता था। जेल में बाहर से कोई समाचार नहीं मिलता था। उस समय लगभग दिसंबर के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश में इमरजेंसी के विरोध में आंदोलन शुरू किए कि इमरजेंसी हटाओ, देश बचाओ। और उस समय आंदोलन करके पूरे देश में बहुत से लोग जेलों में जाने लगे। वातावरण इस तरह का था कि सामान्य प्रजा उस समय सक्रिय हो सकती नहीं थी। बहुत भय का वातावरण था। पूरे देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका था और उस परिस्थिति में क्या होगा, कब हम जेलों से छूटेंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं थी। जो प्रभावी लोग थे और कांग्रेसियों के संपर्क में थे, ऐसे कुछ लोगों को छोड़ा भी गया, परंतु हम लोग तो आंदोलन करके आए थे और हमारी मानसिकता बहुत स्पष्ट थी कि जो होगा हम सहन करेंगे, परंतु हम कभी इस अत्याचार के सामने झुकेंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति में पूरा देश जब जेल में बदल चुका था, सब लोग एकदम ये समझते थे कि अब तो बहुत मुश्किल है, इस देश में कभी लोकतंत्र की वापसी होगी ही नहीं। परंतु आंदोलन जोर पकड़ता गया और इस आंदोलन के कारण हजारों लोगों ने जेल जाना पसंद किया और धीरे धीरे वातावरण बदलता गया। अंडरग्राउंड जो हमारे नेता काम कर रहे थे वह साइक्लो स्टाइल पैम्पलेट निकालते थे और वो साइक्लो स्टाइल पैम्पलेट में अलग अलग जगह के आंदोलनों के समाचार छपते थे। किसी किसी नेताओं के वक्तव्य भी उसमें छपते थे और वो जब पत्रक आते थे जेल में कहीं से इधर उधर से, तो लोग पढ़ के उससे हमको उत्साह आता था कि नहीं, बाहर भी कुछ चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, दूसरा साल प्रारंभ हो गया और बीच में एक घटना घटी। 15 अगस्त को बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई।
उससे एक वातावरण ऐसा हुआ कि शायद हिंदुस्तान में भी ऐसा घट जाए। इंदिरा जी को भी शायद डर लगा होगा। और उसके बाद अमेरिका में जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर नई सरकार आई और उन्होंने इंदिरा जी पर, भारत सरकार पर दबाव डाला कि लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। इंदिरा जी को लगा अब तो पूरा देश में कोई चूं करने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है, सब नेता लोग जेल में हैं और पूरा वातावरण कांग्रेस के समर्थन में है। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष देवकांत बरुआ कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ऐसा पूरा वातावरण था। संजय गांधी उस समय पूरे सरकार पर हावी थे और उस समय अपना संजय गांधी ने परिवार नियोजन का, और उसमें लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी की जाती थी, जिसके कारण वातावरण बिगड़ता गया। इंदिरा जी ने, उनके सब चापलूसों ने कहा कि अब तो इस देश में विरोध पक्ष समाप्त हो गया है, अभी अपन इलेक्शन करेंगे तो हम फिर से 100% हमारी सीटें आ जाएंगी। और इन उनके चापलूसों के कहने से उसके पहले एक घटना और हुई। तो 1976 में लोकसभा में उनकी बहुमति थी, उन्होंने 1 साल अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। कि कहीं के भी भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा की अवधि 1 साल की बढ़ा ली गई, 5 साल की अवधि 6 साल कर दी गई। फिर 1977 में जब जनवरी में इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो कुछ नेताओं को छोड़ा गया और जब ये नेता बाहर आए तो इलेक्शन की दृष्टि से प्रचार के लिए निकलने लगे। प्रारंभ में तो कोई साथ में आता नहीं था, परंतु धीरे धीरे वातावरण बनता गया और जनता खुद सामने से आकर उनको समर्थन देने लगी। जनता जो थी वो स्वयंभू अब विरोध पक्ष को समर्थन दे रही थी और पैसे भी दे रही थी, क्योंकि पैसे तो थे ही नहीं उस समय इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पैसा भी जनता देती थी और काम भी जनता करती थी और एकदम माहौल बदलता गया। और इस चुनाव में इंदिरा जी की बहुत बुरी हार हुई, संजय गांधी भी अपनी सीट हार गया और इस देश में जनता सरकार की स्थापना हुई। और जनता सरकार की स्थापना होते ही इमरजेंसी हटा दी गई और हम लोग उस समय जो भी जेलों में थे, हजारों कार्यकर्ता वो जेलों से बाहर आए। जेलों से बाहर आने के बाद केंद्र में जनता सरकार बनी और इस तरह से इस काले राज का अंत हुआ, लोकतंत्र की फिर से स्थापना हुई और इमरजेंसी जो थी वो हटा दी गई। आज हम जो लोकशाही का आनंद ले रहे हैं, लोकतंत्र का आनंद ले रहे हैं, उसके पीछे ये हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, जो परिवारों को बर्बाद किया, मीसा में जेलों में रहे, उन सबका योगदान है। महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने भी पहले 10,000 रुपया मीसाबंदियों को पेंशन मासिक शुरुआत की और अभी अभी पिछले 2 दिनों में अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके अंतर्गत ये दुगना करके मीसाबंदियों को 20,000 और उनके परिवार को, उनके पत्नी वगैरह को अगर हो मीसाबंदी नहीं हो तो 10,000 रुपया पेंशन देने का तय किया है। तो फिर से मैं महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करता हूं और आज लोकतंत्र की स्थापना में इन मीसाबंदियों का जो योगदान है उसके ध्यान में रखा जाए। आज भी जो मीसाबंदी जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उनका सम्मान किया जाए।